जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का साईं बाबा एजुटेक के इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बताने से पहले आप सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती माता जी के पूजन की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए आने वाला जो ये वर्ष है ये मंगलमय हो और आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को लिए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों ने अभी देखा ग्रुप टू सब ग्रुप 4 की 23 तारीख तक 23 जनवरी तक फॉर्म की लास्ट डेट थी। इसको संशोधन तो अभी किया जा सकता है फॉर्म में, लेकिन फॉर्म भरने की डेट जो है वो 23 जनवरी 2023 को लास्ट थी। जिसके बाद आप लोगों को जानने की बड़ी इच्छा है कि कितने लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया, कितने ऐसे लोग हैं जो इस फॉर्म को भरने के बाद भी वो बाहर हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्या नियम है, क्यों ऐसे लाखों ऐसे आवेदक हैं जो कि बाहर होने वाले हैं। पूरा वीडियो को ध्यान में से समझिएगा। कुछ आपके डाउट रह जाते हैं तो वीडियो के कमेंट में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा सभी को आंसर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की न्यूज यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जिसमें बताया गया है कि कितने लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है इस ग्रुप टू सब ग्रुप 4 या फिर मैं कहूं पटवारी भर्ती के लिए। तो देखिए, कर्मचारी चयन मंडल जो है वो पहली बार इतने बड़े संख्या में उसको आवेदन प्राप्त हुए हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड भी था, आप सभी जानते हैं। तो लगभग ऐसा पहली बार हुआ है कि 12,79,000 जो है ये आवेदन प्राप्त हुए हैं पटवारी भर्ती के लिए, या फिर मैं कहूं ग्रुप टू सब ग्रुप 4 के लिए। इतनी बड़ी संख्या में ये आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 2017 में जब पटवारी की आवेदन मतलब भर्ती आई थी तब 10 लाख के करीब लोगों ने आवेदन किया था। तो इस बार 2,79,000 या 2,80,000 अगर हम हिसाब पकड़े तो 2,80,000 ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है पिछले बार की भर्ती से। इसके साथ में यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी ध्यान रखना है कि पिछले बार जब 10 लाख लोगों ने आवेदन किया था तो लगभग 9,500 9,500 के करीब आवेदन करने के लिए पद भी थे। इस बार भी लगभग उतने ही पद हैं, लेकिन अब इस बार जो आवेदक हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से प्रत्येक एक पोस्ट पर कितने लोग आवेदन दावेदार रहेंगे, 189 लोग दावेदार रहेंगे। मतलब 1:189 का यहां रहने वाला है। एक पद के लिए 189 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम में बैठने वाले हैं। 189 लोग में से किसी एक को सीट मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसके बारे में कि देखिए, लगभग लगभग ये जो अगर पद देखे जाएं तो सिर्फ पटवारी के तो 6,755 पद हैं। टोटल पद जो है वो आपको पता है 9,000 के करीब है। 8,600 सॉरी हाँ 9,073 टोटल 9,073 पोस्ट हैं ग्रुप टू सब ग्रुप 4 को अगर मिला दिया जाए। ठीक है, तो अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो पोस्ट है जिस पर मैं आपको पूरी चीजें बता रहा हूं, तो इसमें समझने वाली क्या बात है वो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका 200 अंकों का ये जो पेपर है वो सारी चीजें तो आप जानते ही हैं। 2 सेक्शन में यहाँ पर एग्जाम होगा। यहाँ पर जो न्यूज आई है उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि इसमें ये कहना है कि ये जो एग्जाम है वो लगभग 3 माह तक चलेंगे। यहाँ पर ये जो परीक्षा है वो 3 माह तक चलेगी। अब आपको लगेगा 3 माह तक ऐसा क्या है इसमें एग्जाम में इतना लंबा समय चलेगा। तो देखिए, इस बार कर्मचारी चयन मंडल ने कहा है कि ये पहला मौका है जब उनके पास इतनी संख्या में लोग ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। और आपको पता है कि पीवी का नाम चेंज करके कर्मचारी चयन मंडल किया गया था, क्योंकि कई घोटाले हुए थे। कई ऐसे कॉलेज जहां पर कई नेताओं के कॉलेजेस पकड़ाए गए थे जहां पर बहुत लापरवाही की गई थी। तो इस बार वो सेंटर्स को हटाया गया है। ऐसे कई सेंटर जो संदिग्ध थे या फिर डाउट की सिचुएशन में थे तो उन सभी को खत्म कर दिया गया है। तो अब सेंटर्स इस बार कम हुए हैं, और कम होने की वजह से, सेंटर्स की कमी होने की वजह से अब जो है एक सीमित संख्या में प्रतिदिन एग्जाम होंगे। 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होता है, आपको पता है। पहले शिफ्ट का 9 से 12 बजे और दूसरे शिफ्ट का 2:30 से 5:30 बजे तक एग्जाम होना है। तो प्रत्येक दिन में 2-2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, और संख्या कम रहेगी प्रत्येक दिन में पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां एग्जाम होगा, क्योंकि सेंटर्स कम हैं। इसकी वजह से लगभग लगभग 3 माह तक इसकी परीक्षा चलेगी। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है जानना आप लोगों को कि 2007 में है ना 9,235 पद आए थे और इस बार 9,073 लगभग पद आए हैं। तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन संख्या यहां पर बढ़ी हुई है, जिसको लेकर यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो षणमुख प्रिया मिश्रा है, संचालक कर्मचारी चयन मंडल की, उनका ये कहना है कि इस बार पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जो 12,79,000 आवेदन आए हैं तो उसमें किसी भी तरह का गड़बड़ी ना हो, उसके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। इसको ध्यान में रखा गया है। तो अब ये तो समय बताएगा कितनी उचित व्यवस्था की गई है, क्या नहीं की गई है। इसके साथ में ओबीसी रिजर्वेशन का जो मामला है वो भी यहाँ पर पटवारी की भर्ती भी उसमें वहां पर पहुंच गई है कोर्ट में, क्योंकि इसमें 27% रिजर्वेशन दिया गया है ओबीसी को, जिसमें लगातार हाई कोर्ट भी कह रही है कि 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं दिया जा सकता, 14% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, जिसमें
में को ध्यान न देते हुए फिर से वही गलती की गई है, 27% दिया गया है। तो यहाँ पर फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, फरवरी में इसकी सुनवाई होनी है। तो लगभग ये तय है कि जो 13% एक्स्ट्रा जो रिजर्वेशन दिया गया है वो होल्ड लगेगा, वो होल्ड तब तक जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता, और तब तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो मतलब ये रुकेगा नहीं किसी तरह से, ये नहीं मत सोचिए कि एग्जाम लेट होगा, एग्जाम वगैरह डिले नहीं होगा, वो सारे अपने समय पर होगा, क्योंकि इस साल इलेक्शन ईयर है और आप सभी पता है लगभग सितंबर अक्टूबर में चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। तो उसके पहले ये सारा मामला निपटाना है, मतलब पूरी भर्तियों का। इसलिए बहुत जरूरी है कि सारी भर्तियां अपने समय पर हो जाएं, क्योंकि भर्तियां लगातार एक के बाद एक एग्जाम का शेड्यूल रखा गया है। अब इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए क्या है वो थोड़ा यहां पर समझिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से आवेदक हैं जो बाहर होने वाले हैं इस फॉर्म को भरने से पहले, और जो बाहर होंगे भी तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है वो भी मैं आपको मतलब उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले टोटल 9073 पोस्ट है, वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज दे सकते हैं, और यहाँ पर सीधी भर्ती, संविदा, बैकलॉग, ये सारी चीजें पता है, सारी चीजें, तो इस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि कौन लोग आवेदक बाहर हो जाएंगे। ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत छोटी सामान्य बातें हैं जो आपको पता है, लेकिन इस पता होने के बाद भी बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से आप लोगों को गुमराह किया गया है, और मैं इसी वजह से सामने प्रूफ लेकर बात कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आपको नोट में एक चीज देखने को मिलेगी, और वो ये है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। अब आपको लगेगा कि इसमें क्या खास है, ठीक है। तो इसमें इस खास इस बार ये है कि इस बार आप सभी को पता होगा कि पहले क्या होता था कि रोजगार, जो जीवित रोजगार पंजीयन है, वो कोई भी अभ्यर्थी करवा लेता था, चाहे वो अन्य राज्य का अभ्यर्थी ही क्यों ना हो। अब उसको पकड़ने के लिए, उसको जानने के लिए कोई तरीका नहीं था, तो सरकार ने एक तरीका निकाला कि इस बार जीवित रोजगार पंजीयन को समग्र से जोड़ दिया। अब समग्र से जोड़ने का मतलब यह है, समग्र आईडी उसकी बनती है जिसका राशन कार्ड होता है और जो रह रहा होता है कहां पर, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में अगर होगा तो उसका राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा तो समग्र में नाम होगा, तो ही वो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करा पाएगा, क्योंकि दोनों चीजों को आपस में क्या कर दिया गया, लिंक कर दिया गया। अब इससे क्या होगा कि जितने भी अन्य राज्य के आवेदक थे जिन्होंने पहले से रोजगार जीवित रोजगार पंजीयन बनाया था, उसको डालकर उन्होंने फॉर्म तो भर लिया है, आवेदन कर लिया है, अब उनका एडमिट कार्ड भी आएगा, वो एग्जाम में देने बैठेंगे, और उनका सिलेक्शन भी अगर हो जाता है तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा अब ये तो हो गई अन्य राज्य के आवेदकों की बात, लेकिन मध्य प्रदेश के भी कुछ आवेदक हैं जिन्होंने बहुत गलती करी है फॉर्म को भरने के लिए। स्पेशली वो आवेदक, क्योंकि ज्यादातर 90% से ज्यादा लोग क्या करते हैं कि आवेदन क्या करते हैं, किसी ना किसी दुकान में जाकर भरवाते हैं, और आपको पता है कि दुकानों में कितनी ज्यादा भीड़ होती है और जल्दबाजी के चक्कर में बहुत गलती होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये था कि हमारे पास तो जीवित रोजगार पंजीयन है, तो क्या हमको दोबारा रिन्यू कराना है या नहीं, हमको समग्र से जोड़ना है कि नहीं, क्योंकि अभी तो एक्सपायर नहीं हुआ है, तरह तरह के क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको सीधी सिंपल सी बात बता देता हूं कि अगर आपका पंजीयन समाप्त नहीं हुआ है, मतलब एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या करना चाहिए, आप लोगों को वही जो रोजगार पंजीयन है वो नंबर को ऐड करके, मतलब जो फॉर्म था अभी पटवारी वाला, उसमें डाल के आपको सबमिट कर देना चाहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि वो जो पंजीयन है वो पंजीयन जीवित रहे, वो खत्म ना हो जाए। जैसे मान लो कि अभी चल रही है जनवरी, ठीक है, अभी वो फरवरी तक का उसका एक्सपायरी की डेट है, और आपने अभी जनवरी में फॉर्म भरा तो आपने वो नंबर डाल दिया, अब वो फरवरी में एक्सपायर होने वाला है, तो फरवरी में एक्सपायर होने से पहले आप इसको क्या कर लीजिए, समग्र आईडी से जोड़ लीजिए। जैसे समग्र आईडी से आप जोड़ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा। रिन्यू होने के साथ में क्या हो जाएगा, वो आपका जीवित पंजीयन, उसका स्टेटस बना रहेगा, तो वो एक्सपायर नहीं होगा, और वो नंबर जो है, जो रोजगार का आपको पंजीयन नंबर मिला है, वो पंजीयन भी चेंज नहीं होगा, वो सेम बना रहेगा, ठीक है। तो आपको ये कर लेना चाहिए। लेकिन जिनका पंजीयन खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, और उन्होंने फॉर्म में भी एक्सपायर्ड वाला जो जीवित रोजगार पंजीयन डाला है, उन सभी को अभी भी फॉर्म का संशोधन करने की डेट है, तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, केवल अभी जीवित रोजगार पंजीयन में जाइए, नया रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। नया रजिस्ट्रेशन मतलब आपको जैसे समग्र से आप उसको जोड़ेंगे, नया रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, उस नए रजिस्ट्रेशन नंबर को आप डाल देना, उसकी जो डेट है वो डाल देना, अपडेट कर देना फॉर्म में, फॉर्म अपडेट कर दीजिए,
तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये जीवित रोजगार पंजीयन नहीं रहता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आप बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि यहाँ पर बार बार ये जो शब्द लिखा है, शब्दों को समझिए। जीवित रोजगार पंजीयन क्यों बोल रहा है, मैं तो ये क्यों बोल देता कि आपको सिर्फ केवल रोजगार कार्यालय का पंजीयन होना अनिवार्य होगा। यहाँ ये जो शब्द है इसका मतलब समझिए, जीवित रोजगार पंजीयन का मतलब है कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और एक्सपायर नहीं होना होगा वो तभी संभव है जब आप उसको समग्र से जोड़कर अपडेट कर देंगे, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि आप समग्र से उस जीवित रोजगार पंजीयन को जोड़ कर रखें, चाहे आपका एक्सपायर हुआ हो चाहे ना हुआ हो। ठीक है, अब यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब करना क्या है, उसका उपाय भी मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म आपने भर दिया है, संशोधन करवा लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। जीवित रोजगार पंजीयन फ्री में हो जाएगा, खुद से भी आप किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आयु सीमा की बात कर लेते हैं। जो एज का क्वालिफिकेशन है, कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज थे, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर मिनिमम आपकी आयु जो है 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, 18 से ऊपर होनी चाहिए, और अधिकतम जो है 40 वर्ष से नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विभाग, निगम, मंडल, आयोग, स्वायत्त शासी निकाय, होमगार्ड के कार्यरत शासकीय सेवक, और महिला अभ्यर्थी, चाहे वो जनरल कैटेगरी की भी महिला अभ्यर्थी क्यों ना हो, इन सभी के लिए अधिकतम उम्र का क्राइटेरिया 45 वर्ष था। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन किस हिसाब से करना है, तो आपको 1 जनवरी 2023 के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करना है। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 40 वर्ष, और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स में 45 वर्ष होनी चाहिए। अगर इस एज में है तो फिर आप एलिजिबल रहेंगे, अगर ये एज से बाहर है आप, तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, भले आपने फॉर्म भर दिया। और बहुत सारे लोगों को ना दिमाग में क्या लगता है, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इस जो कर्मचारी चयन मंडल का जो वेब पोर्टल है जहां पर ये फॉर्म भरे जाते हैं, इसको फॉर्म भरना और आप केंद्र के किसी फॉर्म को भरोगे तो उसमें जमीन आसमान का अंतर आएगा। केंद्र के जो भी फॉर्म भराए जाते हैं उसमें जो भी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, उस क्वालिफिकेशन से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, पूरे फॉर्म वहां पर भरना होता है, तभी जाके आप फॉर्म सबमिट हो पाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के लिए एक पंजीयन करना पड़ता है, जिसको प्रोफाइल पंजीकरण बोलते हैं, और वो पंजीयन आप केवल 10वीं की मार्कशीट से भी कर सकते हैं। 10वीं की मार्कशीट आपने केवल अपलोड करी और आपने पंजीयन आपका हो गया, पंजीयन नंबर आपको जनरेट हो गया। अब उसके बेसिस में आप फॉर्म भर सकते हो, चाहे वो पटवारी का ये जो फॉर्म है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हो, जबकि आपने क्या किया है, सिर्फ केवल आपने 10वीं की मार्कशीट ही अपलोड करी है। ठीक है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो कई लोगों के मन में तो ये है कि हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म सबमिट हो गया, पेमेंट हो गई, इसका मतलब हमारा फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप फॉर्म भी भर दिए, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, आपको एग्जाम में भी बैठने को मिलेगा, आपका अगर आपका नंबर आया है मेरिट में नाम, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो ये बाहर जो अंतिम समय में आप होगे, इससे बेहतर यह है कि आप पहले से जो कमियां हैं उसको दूर कर लीजिए, कि वो दिन ही ना आए, वो समय ही ना आए। इसके लिए क्या क्या चीज करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो रोजगार पंजीयन को लेकर कहा मैंने, उसको आप देख लीजिए, एक्सपायर तो नहीं हुआ, एक्सपायर्ड हुआ है, अभी भी आपके पास समय है, तो जाके पहले उसको समग्र से जोड़ लीजिए। नया नंबर जनरेट होगा, उसको वहां पर अपडेट कर देना फॉर्म संशोधन करके। और अगर आपका अभी अभी तो एक्सपायर नहीं हुआ है, आने वाले समय में एक्सपायर होने वाला है, तो आप उसको जोड़ लेना समग्र से, तो सेम नंबर आपका बना रहेगा, वही रोजगार पंजीयन नंबर बना रहेगा, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर आपका चेंज नहीं होगा। पर एक्सपायर होने के बाद मत करना, पहले ही उसको जोड़ लेना। एक्सपायर होने के बाद आप जब आप उसको जोड़ोगे तो फिर आपको नया नंबर जनरेट होगा, इसलिए नया नंबर ना जनरेट हो इसके लिए पहले ही जोड़ लेना। ठीक है, अब इसके बाद और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसमें लाखों आवेदक बाहर होने वाले हैं, और वो है, अब कई सारे यूट्यूब में वीडियो डली हैं, कई सारे टीचर्स ने भी, कुछ लोगों ने गलत गाइड किया है, और वो गाइड किया है ग्रेजुएशन को लेकर। ग्रेजुएशन को लेकर उन्होंने ये कहा है कि जो आपका ग्रेजुएशन अगर आप लास्ट ईयर में भी हो, मतलब रनिंग में भी हो, तो भी आप आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पात्रता की शर्तें जो यहाँ पर लिखी है उसको देखिए, मैं पढ़कर बताता हूँ फिर अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थियों को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांग करता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक तकनीकी व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख
मांगकर्ता विभाग द्वारा मंडल को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होगी। ठीक है, इसको तो आपको नहीं समझ में आया तो उन्होंने अर्थात करके और अच्छे से समझाया है कि सब समूह 2 उपक्रम समूह 4 के लिए अभ्यर्थियों ने विभागों की संबंधित भर्ती नियमों के अधीन तथा वांछित विषय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण की हो। ठीक है, ये जो है कम से कम होना चाहिए, आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। उपाधि का मतलब होता है ग्रेजुएशन, स्नातक का जो आपका कंप्लीट जो ग्रेजुएशन है, जो डिग्री है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम दे दिया है, अभी रिजल्ट अवेटेड है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। आपकी वहां पर मार्कशीट, जब ये फॉर्म भरने की जो डेट है ना, जैसे जनवरी की जो डेट थी, अगर आपकी मार्कशीट में जो अंतिम फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है, उस फाइनल ईयर की मार्कशीट को जारी होने की तिथि जो है जनवरी में नहीं होगी, जनवरी 2023 तक, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, भले आपकी बाद में मार्कशीट आ जाए। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, सबसे ज्यादा लोगों ने क्या किया है कि ग्रेजुएशन या तो सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में, और फाइनल ईयर के तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है। अब ये सोचे उन्होंने कि अभी तो एग्जाम है नहीं, मार्च में एग्जाम है इसका पटवारी का, और उसके बाद आएगा 2-3 महीने के बाद रिजल्ट, भर्ती उर्ती होते हुए अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, तब तक तो हमारा ग्रेजुएशन अभी गर्मी में एग्जाम हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मार्कशीट आ जाएगी जुलाई अगस्त तक, तो फिर हम एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले हमारे पास मार्कशीट आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए यहां पर साफ साफ बताया गया है कि यहां पर अनिवार्य रूप से आपके पास ये होना चाहिए जब आवेदन करने को मांगा गया है तभी, ना कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा गया है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इसमें कई लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। ठीक है, अभी तो नहीं होंगे क्योंकि अब तो मैंने आपको कहा ही कि केवल 10वीं की मार्कशीट से ही आप इस फॉर्म को भर सकते थे, क्योंकि वहां पर केवल सिर्फ आपको एक मार्कशीट ही अपलोड करना होता है पंजीयन में। और यहाँ पर बात आती है कि साफ साफ लिखा होता है कि जब आपको यहाँ पर जो भी अर्हता मांगी गई है वो सारी चीजें होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में अगर आपके पास वो नहीं है तो बाद में आप उसकी नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकते। इसके साथ में एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है चॉइस फिलिंग को लेकर। देखिए चॉइस फिलिंग को लेकर भी यहाँ पर एक बात कही गई थी, काफी लोग कंफ्यूज थे, मैंने भी सोचा था पहले वीडियो बनाऊंगा, फिर मुझे जरूरी नहीं समझा तो मैंने नहीं बनाया। काफी चैनल्स वालों ने बहुत अच्छे से समझाया था और बताया उन्होंने कि किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो देखिए चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले देखिए यहाँ चॉइस फिलिंग को लेकर बात जो कही गई है, अभ्यर्थियों को आवेदित पत्र में प्राथमिकता अंकित करनी होगी यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा मंडल द्वारा उसके अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है, तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों की पूर्ति नहीं करता है तो उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा उसका पूर्ण दायित्व संबंधी अभ्यर्थी का होगा, ना कि मंडल का। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको साथ साथ शब्दों में समझाता हूं। देखिए कई सारे लोगों ने भरवाया है फॉर्म, किससे, दुकान वालों से 90%, जैसा कि मैंने कहा। तो आप देख लीजिए कि जो चॉइस फिलिंग में जितने भी आपने ऑप्शन भरे हैं, ठीक है, जितने भी पोस्ट को ऑप्शन दिया है आपने, जो भी पोस्ट भरे हैं आपने, उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन साथ में देख लीजिए वो आपके पास है या नहीं। पहली चीज तो ये देख लीजिए। जब कहीं पर जैसे कुछ पोस्ट है जिसमें मांगा गया है केवल पीजीडीसीए, अब केवल मेंशन किया गया है पीजीडीसी आपके पास होनी चाहिए, तो आपने डीसीए किया तो भी आपने आवेदन किया हुआ है, तो आप ध्यान रखिए आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर मेंशन किया है कि केवल पीजीडीसी होना चाहिए। हाँ, अगर केवल कंप्यूटर का डिप्लोमा बोला होता तो फिर डीसीए हो चाहे पीजीडीसी हो तो वो एलिजिबल होते, लेकिन अगर ऊपर से मतलब वो लिख कर मेंशन कर रहा है कि केवल पीजीडीसीए होना चाहिए, और अगर आपका पीजीडीसीए नहीं है, डीसीए या अगर कोई दूसरा कोई डिप्लोमा है पीजीडीसीए के अलावा, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये ऐसी पोस्ट पर के लिए कहा क्या गया है कि अगर आपने मान लो ऐसी पोस्ट को दिया है ऊपर, ठीक है, जैसे मान लो आपने पहले नंबर में कोई पोस्ट दिया है, उसमें आपका नंबर, मतलब मान लो आपने लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट को ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, अब लेबर इंस्पेक्टर के लिए जितने नंबर चाहिए थे उतने नंबर आपके पास नहीं है, तो इस पोस्ट को छोड़ देंगे, अब दूसरे पोस्ट में वो आएंगे। अब दूसरे पोस्ट में आए, उन्होंने उसमें देखा कि आपके नंबर इतने हैं, माने जितने नंबर आपके पास हैं वो नंबर इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए काफी है, मतलब आपका सिलेक्शन इस दूसरे वाले पोस्ट के लिए हो रहा है, लेकिन आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास क्वालिफिकेशन वो नहीं थी, लेकिन आपने फॉर्म गलती से भर दिया था, वो प्रेफरेंस दे दिया था। तो अब ऐसा नहीं है कि जो आपने तीसरा जो पोस्ट दिया था तो वो चीज आप तीसरे में आ जाएंगे, उसको छोड़ देके तीसरे में आप आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। साफ साफ यहाँ पर लिखा है अहस्तांतरणी होगी, अन्य पद के लिए अहस्तांतरणी होगी, और ऐसे में आपका जो है अभ्यर्थिता नामंजूर कर दी जाएगी, आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, पहली चीज।
इसके अलावा दूसरी चीज क्या हुआ है, यहाँ पर गलती क्या हुई है कई लोगों से, आप लोगों ने यहाँ पर जो प्रेफरेंस दिया है वो प्रेफरेंस ऐसा दिया है कि आपने ये समझा ही नहीं कि हमको कहाँ पर क्या देना है कि नहीं। और बहुत सारे, मैंने आपको कहा 90% जो आपने दुकान से फॉर्म भरवा लिया, तो उनको जैसा उचित लगा उन जल्दबाजी में उन्होंने फॉर्म भर के आपको दे दिया। सबसे पहले तो आपको देखना जरूरी है कि क्या आपकी जो पात्रता है वो है इस फॉर्म को भरने की कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप लास्ट ईयर के ग्रेजुएशन में हो, आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, या फिर जो भी क्वालिफिकेशन वहां पर मांगी गई है वो कंप्लीट नहीं है, तो आप बिल्कुल भी ना करिए। सिर्फ सीपीसीटी की कंडीशन में वहां पर छूट दी गई है, वो भी सीपीसीटी किसके लिए, पटवारी के लिए, ना कि बाकी पदों के लिए। जैसे आपको पटवारी के साथ सीपीसीटी चाहिए ग्रेजुएशन के साथ में, पटवारी पद में, लेकिन बाकी जो पोस्ट है जिसमें सीपीसीटी मांगा है, तो वो आपके पास अभी ही होना चाहिए। ये नहीं कि उसके लिए भी 3 साल का समय दिया गया, उसके लिए नहीं दिया गया है, केवल 3 इयर्स का समय केवल पटवारी के पोस्ट के लिए दिया गया है। तो केवल आपको पटवारी के पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि अभी रनिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर रिजल्ट आना है तो आप भर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रिजल्ट भी, अगर आपने एग्जाम भी दे दिया, रिजल्ट आने वाला है, तो भी आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगले महीने में ही चाहे आपका रिजल्ट क्यों ना आ रहा हो, आप बाहर हैं, क्योंकि जो तय समय था उस समय तक आपके पास ग्रेजुएशन आपके पास नहीं था, ठीक है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए पटवारी पोस्ट के लिए। और जो बाकी अदर पोस्ट है उसमें सीपीसीटी किसी पोस्ट में अगर मांगा है, तो वो सीपीसीटी आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास आज सीपीसीटी है तो आप एलिजिबल हैं, अगर सीपीसीटी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ऐसी पोस्ट को अगर आपने चॉइस फिलिंग में डाला है, हटा लीजिए। चॉइस फिलिंग में केवल वो चीज डालिए जो आपके पास कंप्लीट है, जो नहीं है उसको हटा लीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा आपका नुकसान, कि आपके मार्क्स होने के बाद भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको सबसे ऊपर कौन सा डालना था वो भी मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूं। आपको अगर चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस जानना है, सबसे पहले नंबर में आप वो पोस्ट डालिए जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी हो। सैलरी से मतलब क्या है, देखिए दो तरह का होता है, मैं उतना ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं बताऊंगा, आकार पालिक, कार्यपालिक, ये सारे चीजों में नहीं जाऊंगा। सबसे अच्छी चीज है आपको समझने की, हर पोस्ट में आपको पोस्ट कोड के नीचे आपका क्वालिफिकेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के साथ वेतन मान दिया है। सबका वेतन मान देखिए कि लिखा होगा कि 65,400 से 93,500 तक ये सैलरी है। तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा सैलरी किस पद पर एंड हो रही है। जो ये जो खत्म होने वाला जो अमाउंट है, जो यहाँ पर लिखा है 65,000 से लेकर 93,500, तो ये जो 93,500 वाला ये जो सैलरी का अमाउंट है, तो आप देखिए कि किस पोस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट पर ये पोस्ट है, ठीक है। तो जितने ज्यादा अमाउंट वाली जो पोस्ट होगी वो सबसे ज्यादा उच्च वाली होगी वो पोस्ट, ठीक है। अब आपको ऐसे 5 पोस्ट मिल जाती है जो कि सेम मतलब सैलरी पर है, तो उसकी प्राथमिकता को आप कैसे जज करना है। जैसे मान लो 5 पोस्ट है जिसकी 93,500 पर, ये 5 पोस्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल भी हो और सबसे ज्यादा सैलरी है। तो अब उन 5 में से सबसे ऊपर किसको रखना है, तो उसमें आप देख लीजिए कि उसमें आपकी कैटेगरी में किसमें ज्यादा सीट है। मतलब आपकी जो भी कैटेगरी है, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, या महिला, या पुरुष, उसमें आप देख लीजिए आपकी कैटेगरी में उस पर्टिकुलर पोस्ट में सबसे ज्यादा किस पोस्ट किस में ज्यादा है, ठीक है। उसको आप उसके आधार पर, पोस्ट के आधार पर बना लीजिए। इसके बाद क्या करिए, फिर इस सैलरी से नीचे आइए, इस सैलरी से कम सैलरी किस में है, उसके बाद कम सैलरी किस में है, वो रखिए। इसके बाद आप पटवारी का रखिए, और पटवारी के पोस्ट के बाद, माने पटवारी में जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों को ऑप्शन देने के बाद सबसे अंत में वो पोस्ट रखिए, क्योंकि पटवारी से भी कम सैलरी वाली पोस्ट है, उनको रखिए। ऐसा मत करिए कि केवल पटवारी को ऊपर रख दिया हमने और फिर ये जो बड़े बड़ी पोस्ट है उसको हमने नीचे रखा। आपको ऐसा समझना है इसको कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने सहायक प्रबंधक का एक पद है, तो आपने प्रबंधक की पोस्ट का ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसकी लगभग 93,500 तक सैलरी है, ठीक है। अब आप प्रबंधक के लिए एलिजिबल हो, तो प्रबंधक बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। अब आप उसको आपने पहले प्रेफरेंस में ना देके तीसरा नंबर दिया और आपने पहले नंबर में पटवारी दिया, तो पटवारी की सैलरी भी कम है, छोटी पोस्ट है प्रबंधक के सामने, लेकिन आपके नंबर ज्यादा होने के बावजूद आप चाहते, अगर प्रबंधक को पहले नंबर में आप प्राथमिकता रखते, तो आपको प्रबंधक का जो वो आपका पद है वो आपको मिल जाता। लेकिन आपने उसको तीसरे नंबर में रखा, पटवारी को आपने या दूसरे पद को आपने ऊपर रखा, तो आपके अधिक नंबर थे, तो अधिक नंबर थे, तो आप ये छोटी पोस्ट जो थी उसके लिए भी अधिक नंबर है, तो आपको वही पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। फिर बाकी की जो बड़ी पोस्ट है उसके लिए देखा भी नहीं जाएगा। जबकि आप एलिजिबल, अगर आप पहले ऊपर नंबर पर रखते ये बड़ी पोस्ट को, तो आप बड़ी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते। इसलिए हमेशा सबसे पहले वो बड़ी पोस्टों को रखिए, उसके बाद उस नीचे नीचे उस पोस्ट के जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ते जाएगी उसके आधार पर आप नीचे रखते जाइए।
और दूसरी चीज, पटवारी में जैसे आपने पूरे 52 जिले हैं, तो 52 जिलों का एक जैसा ही आप, मतलब आप ये देखिए कि अब ये आपके आधार पर आप चीजों को तय कर सकते हैं। अगर आपका आधार ये है कि मुझे अपने एरिया के पास में रहना है, तो आप अपने एरिया का जो जिला है, आपने जो आपका जिला है, आपके जिले के आसपास के जो जिले हैं वहां पर आप डाल दीजिए। अगर आपको पास से कोई या दूर से कोई लेना देना नहीं, तो फिर आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देखिए कि सबसे ज्यादा सीट किस कैटेगरी में, आपकी कैटेगरी में कहां पर ज्यादा है, तो उस जिले को पहले प्राथमिकता आप दीजिए। इस आधार पर आप तय कर सकते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, चाहे आप पास का देखना चाहते हो या फिर दूर। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने ऐसी पोस्ट डाली जो कि जिस पोस्ट में कम सीट है, तो फिर वहां पर सिलेक्शन नहीं होगा, ज्यादा पोस्ट होगा ज्यादा सिलेक्शन होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने यहाँ पर 52 जिले डाले हैं, तो कोई जिले में अगर आपका नंबर वहां का नहीं बनता है, वहां पर सीट नहीं है, आपकी कैटेगरी में कम सीट है और जितनी सीट है उतने के आधार पर आपके नंबर नहीं है, तो फिर वो नीचे वो जाएंगे, नीचे को जो जिला आपने ऐड किया है उसके आधार पर देखा जाएगा। उसमें भी नहीं होगा तो उसके नीचे कौन सा जिला ऐड किया है वहां पर देखा जाएगा। तो ऐसे प्रेफरेंस के हिसाब से वो जाते जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान रखना, कि एलिजिबल आप सारे पोस्ट के लिए होना चाहिए, वही पोस्ट केवल डालना। ऐसी कोई भी पोस्ट मत डाल देना जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो वो जहां पर आप जाएंगे, वो पोस्ट अगर आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, और उसी पोस्ट में अगर आपका चयन होने वाला होगा, और चयन होने के बाद जब देखा जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो आपको बाकी जो पोस्ट है उसमें फिर बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ये दो चीज को समझना। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए यही मुख्य था, ये दो तीन चीजें जानना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी के आधार पर ही सारी चीजें होंगी, इसी के आधार पर ही आपका फॉर्म सेलेक्ट किया जाएगा या नहीं। अब इसकी अगर मैं तैयारियों की बात करूं, स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो स्ट्रेटेजी में मैंने पहले कई बार बताई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब्जेक्ट्स को तैयारी करना। बहुत सारे जो लोग हैं वो केवल समान प्रबंधन पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि सभी सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट्स पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि 200 नवंबर की बात है, 25-25 लगभग सभी सब्जेक्ट से आने वाला है, तो सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर जो पेपर सेटअप होने वाला है, नई एग्जाम एजेंसी है, नया एग्जाम एजेंसी कंडक्ट करवाने वाली है, तो उसका जो पेपर का लेवल भी होगा काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पेपर जो सेट किया जाएगा वो इस हिसाब से सेट किया जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर एक पद के लिए 189 दावेदार हैं, तो बहुत यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इस चीज की बढ़ जाती है कि पेपर एक अच्छे क्वालिटी का, एक अच्छे लेवल का आएगा, जिससे उनको चुनने में, मेरिट को चुनने में आसानी हो। क्योंकि अगर पेपर इजी आता है तो बहुत सारे लोग, एक ही नंबर पे कई सारे लोग रहेंगे, तो उनको चुनने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। इसलिए बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पेपर का लेवल एक काफी अच्छी लेवल पे आने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत टफ पेपर आएगा, लेकिन एक अच्छे क्वालिटी का आएगा, एकदम बहुत ही लो क्वालिटी का पेपर नहीं देखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों, हालांकि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल का आता है, अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको अंदाजा होगा ही। तो कुल मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए एग्जाम। और क्या होगा आगे मैं सारी चीज़ आपको बता दिया हूं। अगर आप लोग कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 499 में काफ़ी कम अमाउंट में हम सारे कोर्सेज की, सारे पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं, जिसमें सब कुछ आपको मिलता है, मॉक टेस्ट आपको साथ में, आपके PDF वगैरह हो गया, क्लासेस वगैरह हो गया, सब कुछ मिलेगा, तो सारे सब्जेक्ट्स का। और वन टाइम फीस होती है, तो अगर आप चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यहाँ पर इस जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके क्लासेस ले सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि जिनका अब ग्रेजुएशन है नहीं, मतलब जिनका कंप्लीट ग्रेजुएशन नहीं है या फिर रनिंग है, तो उनको क्या करना चाहिए। अब वो, उन्होंने फॉर्म तो भर दिया, वो भी चाहते हैं कि वो बाहर ना हो, तो वो क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं ऑप्शन बता देता हूं आपको, जो दिया गया है यहाँ पर जो नंबर है, उस नंबर पर आप लोग संपर्क करिए। नंबर को संपर्क करने के बाद हम यहाँ पर अब ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जुड़ेंगे जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है या फिर वो कंप्लीट होना हुआ नहीं है, तो उन सभी का पूरा एक हम ग्रुप बनाकर इनके लिए हम प्रयास करेंगे, जिससे ये भी एलिजिबल हो जाएं। तो बस करना क्या है, आपको इस व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करना, आपको बताना है कि ग्रेजुएशन आपका नहीं है, तो आप किसी न किसी तरीके से आप एलिजिबल हो जाएं, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। तो सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आपको करना क्या है, कांटेक्ट करना है, जिससे सारे के सारे बच्चे एक साथ आ जाएं, जिससे हम उनको भी बाहर ना हो पाए अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको कांटेक्ट करके हमारे साथ आना होगा, जिससे हम आपकी बात को उठा सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज समझ में आ गई होगी, सबका सोल्यूशन भी मैंने दे दिया है। कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।